अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स स्टूडियो। स्टूडेंट्स, आज हम जो क्लास 12 है उसकी जो फ़िज़िक्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमारा जो सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स है उसमें जो टॉपिक है हमारा करंट्स के इफ़ेक्ट्स के बारे में है। इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट 13.3 टॉपिक है ये। तो इसमें हमने ये पढ़ना है कि जब किसी कंडक्टर से करंट पास हो रहा होता है तो उस कंडक्टर के अंदर करंट्स के पास होने के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो जब भी किसी कंडक्टर से करंट पास हो रहा होता है उसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो 3 टाइप के इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है, एक हो गया हीटिंग इफ़ेक्ट, एक हो गया मैग्नेटिक इफ़ेक्ट और एक हो गया केमिकल इफ़ेक्ट। हीटिंग इफेक्ट की एग्जांपल जो है जैसे आपके सामने है कि एक इलेक्ट्रिक केटल के अंदर हम जब कोई भी चीज़ डालते हैं, वाटर, लिक्विड, कोई भी मिल्क डालते हैं या कुछ भी डालते हैं, हमने इसको गर्म करना होता है तो हम इसमें से करंट पास करवाते हैं तो इलेक्ट्रिक केटल जो है वो गर्म हो जाती है। तो ये उसका एक हीटिंग इफेक्ट की एग्जांपल है। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे अब इस्त्री हो गई, आयरन होता है, हम कर रहे होते हैं, इसमें से भी करंट पास होता है तो इस्त्री गर्म हो जाती है। ठीक है, तो जब भी किसी मेटालिक वायर से करंट पास होगा, इलेक्ट्रॉन जो है उसमें मूव कर रहे होते हैं, उनकी वजह से उस वायर के अंदर या उस कंडक्टर के अंदर हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है। इसकी क्या वजह है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन दे कोलाइड फ्रीक्वेंटली विद द एटम्स ऑफ द मेटल, कि जब भी इलेक्ट्रॉन या करंट जो है किसी भी कंडक्टर के अंदर से या किसी भी मेटल के अंदर से पास हो रहा होता है, इसका मतलब ये है कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके अंदर से गुजर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग देयर मोशन फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एटम्स जो हैं उस मेटल के उनके साथ कोलाइड करते हैं। ठीक है, टकराते हैं, कोलिजन होती है उनकी, और कोलिजन के दौरान वो क्या करते हैं कि वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने एनर्जी बैटरी से ली होती है और वो इस काबिल हो पाते हैं कि वो उस कंडक्टर के अंदर मूव कर सकें, तो अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट जो है वो उन एटम्स को दे देते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो एनर्जी है वो कुछ कम हो जाती है और जो उनकी एनर्जी वेस्ट हुई है, डिसिपेट हुई है, वो एनर्जी है दोबारा वो बैटरी से ले लेंगे ताकि अपना जो कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट करंट है वो मेंटेन कर सके। तो वो जो उस मेटल के एटम्स हैं जिन्होंने उन फ्री इलेक्ट्रॉन से एनर्जी ली, वो एटम जो हैं वो पहले तो आपको पता है कि हर सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस, उनके जो एटम्स होते हैं अपनी मीन पोजीशन के गिर्द जो है वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ऑसिलेट कर रहे होते हैं। सॉलिड्स के अंदर जो उनकी वाइब्रेशनल मोशन है वो थोड़ी कम होती है, तो जैसे ही उनको एनर्जी मिलेगी तो उनकी जो वाइब्रेशनल मोशन है वो बढ़ जाएगी, जो उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और जिससे उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी और ओवरऑल जो सॉलिड का टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि उस वायर के अंदर या उस कंडक्टर के अंदर हीट जनरेट हो रही है। तो हीट जनरेट होने की वजह से हम देखते हैं कि हम इसको डिफरेंट जो हमारे अप्लायंसेस होते हैं उनके अंदर हम इसको इस इफ़ेक्ट को यूज़ कर सकते हैं, और जो भी हीट प्रोड्यूस हो रही होती है उसको हम एच से शो करें तो इसका जो फार्मूला होता है वो एच इज़ इक्वल टू आई स्क्र आर टी होगा। ठीक है, आई जो है इसमें करंट जो पास हो रहा है, आर जो है इसकी जो वायर यूज़ कर रहे हैं उसकी रेजिस्टेंस हो गई, और टी जो है वो टाइम है कि कितने टाइम में करंट जो है पास हुआ है। इसका मतलब है कि जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो करंट की मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, और जो इस वायर की रेजिस्टेंस है वो यानी वो वायर जो है किस मटेरियल की बनी हुई है और उसकी कितनी रेजिस्टेंस होगी इस पर डिपेंड कर रहा है, और जो हम कितने टाइम के लिए करंट पास करवा रहे हैं, इन 3 चीज़ों पे जो हीटिंग इफेक्ट है वो डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन्स हो गई, जो टोस्टर होते हैं कि अंदर हम टोस्ट बनाते हैं वो हो गए, इलेक्ट्रिक केटल्स हो गई, इन सब के अंदर हीटिंग इफेक्ट को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इफेक्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट है, कि जब भी किसी कंडक्टर से करंट पास हो रहा होगा तो उस करंट के इर्द गिर्द जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। जैसे आप देखें कि यहाँ पे एक जो डायग्राम है इसमें आप देखेंगे एक वायर है, इसमें करंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो इसकी जो डायरेक्शन है करंट की वो अगर हम इसको राइट हैंड रूल से हम फाइंड कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन्स ऑफ फोर्स हैं किस डायरेक्शन में पास तो प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, तो हम राइट हैंड रूल से कैसे फाइंड करेंगे कि अपने जो हमारी जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, तो आप वायर को डाउनवर्ड डायरेक्शन में थंब को इरेक्ट करके डाउनवर्ड डायरेक्शन में थंब को रखें। ठीक है, अपनी फिंगर्स को कर्ल करें वायर के गिर्द, तो हमारी जो फिंगर्स की डायरेक्शन होगी वो इन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है ना इस सर्कुलर फॉर्म में ये लाइन्स ऑफ फोर्स आएंगी। तो सिमिलरली अगर हम कॉइल की बात करते हैं, कॉइल को अगर आप वर्टिकली खड़ा कर दें तो एक साइड से जो कॉइल के अंदर करंट होगा वो ऊपर आ रहा होगा, और जो सेकंड साइड होगी उसमें वो जो करंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा।
तो जो ऊपर करंट आ रहा है उसको हमने डॉट से शो किया है, और जो डाउनवर्ड या इनटू द पेपर करंट जा रहा है वो उसको हमने क्रॉस से शो किया है, ठीक है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम में नज़र आ रहा है कि एक साइड पे जो है वो डॉट बना हुआ है, एक साइड पे क्रॉस बना हुआ है। डॉट का मतलब ये करंट जो है वो आउट ऑफ द पेपर आपकी तरफ आ रहा है, और जो क्रॉस है इसका मतलब है कि इन टू द पेपर करंट जा रहा है आपसे अवे, ठीक है। तो दरमियान में आप देखें कि जो लाइन्स ऑफ फोर्स हैं वो बिल्कुल सीधी हैं। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो यूनिफॉर्म है, और साइड से जो है इसकी लाइन्स ऑफ फोर्स वो कर्ल हैं। तो ये कॉइल का हो गया मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद जो सोलेनॉइड होता है, सोलेनॉइड भी एक लॉन्ग कॉइल होती है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में एक कॉइल होती है, वायर को हमने लपेटा हुआ होता है, वाउंड किया हुआ होता है। तो ये सोलेनॉइड होगी, इसके अंदर भी जो करंट की लाइन्स ऑफ फोर्स है आपको नज़र आ रही हैं कि एक साइड से एंटर हो रही हैं, जो अपोजिट साइड है, राइट साइड है, वहाँ से लाइन्स ऑफ फोर्स जो है वो निकल रही हैं। तो सोलेनॉइड के अंदर वाली साइड पे तो लाइन्स ऑफ फोर्स जो हैं वो मतलब स्ट्रॉन्ग लॉन्गर हैं और नियर हैं, और यूनिफॉर्म फील्ड जो है वो शो कर रही हैं। और जो सर्कल्स बने हुए हैं वो सोलेनॉइड के आउट साइड वाली साइड पे हैं, यानी जो सोलेनॉइड है उसके बाहर वाली साइड पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी जो लाइन्स ऑफ फोर्स है वो खुली खुली है, मीन मैग्नेटिक फील्ड जो है वीक है, और लाइन्स ऑफ फोर्स जो है वो सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है, कर्ल फॉर्म में है। अंदर वाली साइड पे जो है वो तकरीबन यूनिफॉर्म है, और बाहर वाली साइड पे कर्ल हैं। तो ये सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो शो किया हुआ है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इसमें आपकी फिगर ए बी सी के अंदर आपको जो है सिंपल वायर के अंदर, और जो कॉइल है उसके अंदर, और सोलेनॉइड के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो शो किया हुआ है। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट को मुहैया करने के लिए, या उसको डिटेक्ट करने के लिए कि वाकई करंट पास कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसको हम जो मैग्नेटिक इफेक्ट है इसको हम यूज़ करते हैं, और डिफरेंट मशीन जिसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई होती है वहाँ पर भी हम मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक इफेक्ट के को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो केमिकल इफेक्ट है इसमें यह है कि कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो कि सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं, तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इसमें कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें कुछ ऐसे जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है या कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, तो जो लिक्विड फॉर्म में हो कुछ केमिकल्स, और उनके अंदर से करंट पास हो और उनके अंदर केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो केमिकल चेंजेस जो है इनके अंदर आ रही होती हैं। तो ये जो केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस हो रही होती हैं वो डिपेंड करती हैं कि हमने लिक्विड किस टाइप का यूज़ किया है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी पास हम करवा रहे हैं वो कितनी देर के लिए करवा रहे हैं और कितनी ज़्यादा करवा रहे हैं, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे भी डिपेंड कर रहा होता है। तो जो लिक्विड जिसके अंदर हमने ये केमिकल रिएक्शन ऑब्जर्व करना होता है और करंट पास करवाते हैं, उस लिक्विड को हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। और जो उसके अंदर रॉड्स रखे हुए होते हैं हमने, वो उसी मटेरियल के बने हुए होते हैं। तो वो जो रॉड्स होते हैं इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक रॉड जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, दूसरा जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, जिससे आपको यहाँ पे डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये देखें, इसमें जो हमारी नेक्स्ट डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो नीचे वाले साइड पे आपको ये कंटेनर नज़र आ रहा है। कंटेनर जो है इसमें उसके अंदर हमने एक सोल्यूशन रखा हुआ है लिक्विड फॉर्म में, और इसके अंदर दो आपको इलेक्ट्रोड्स नज़र आ रहे हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और ये दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं वो बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुए हुए हैं। जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुआ हुआ है वो एनोड है, और जो इलेक्ट्रोड जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुआ हुआ है वो कैथोड है, ठीक है। एनोड जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, कैथोड जो है वो नेगेटिव होता है। और इसमें जो आपको ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव लाइंस नज़र आ रही हैं, तो ये बैटरी है, सेल है, ये भी एक करंट का सोर्स है, ठीक है। और इसके अलावा आपको जो एरो नज़र आ रहा है ये आपको रियो स्टेट नज़र आ रहा है। रियो स्टेट क्या होता है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है, इसकी मदद से हम सर्किट की जो रेजिस्टेंस होती है इसको हम चेंज कर सकते हैं। और जो सर्कल के अंदर आपको ए लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये क्या है, एमीटर है, जिसकी मदद से हम करंट पास कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप देखें कि ये जो कंटेनर है ये हमारे पास, इसे हम कहेंगे कि वोल्टामीटर है। जो वेसल होता है कंटेनर जिसके अंदर हमने इस लिक्विड को रखा हुआ होता है, इसको हम क्या कहते हैं कि ये वोल्टामीटर है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन यूज़ किया है, और वोल्टामीटर के अंदर डाइल्यूट सोल्यूशन जो है कॉपर सल्फेट का वो है, और एनोड और कैथोड जो है वो इसके अंदर हमने रखे हुए हैं, ठीक है। इसके अंदर वो डिप कर रहे हैं। तो जब कॉपर सल्फेट जो है हम उसको सोल्यूशन फॉर्म में डिज़ोल्व करते हैं वाटर के अंदर, तो कॉपर के आइंस और सल्फेट की आइन जो है बन जाते हैं। कॉपर के ऊपर 2 दफ़ा प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव आइन है और उसकी जो वैलेंसी है वो 2 है। सल्फेट के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव आइन है। हम करंट को पास करवाएंगे तो जो कॉपर के पॉजिटिव आइंस होंगे वो कलेक्ट होंगे, जो कैथोड है जहाँ नेगेटिव लिखा हुआ है उसके ऊपर कलेक्ट होंगे, और जो सल्फेट नेगेटिव आइंस हैं वो कॉपर के जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है एनोड उसके ऊपर कलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड होगा वो नेगेटिव आइंस को कलेक्ट करेगा, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा वो
पॉजिटिव आयंस को कलेक्ट करेगा। तो कॉपर के जो पॉजिटिव आयन जब जाएंगे कैथोड के ऊपर तो वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेके तो वो न्यूट्रल हो जाएंगे। ये रिएक्शन होगा, यानी कि कॉपर आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये न्यूट्रल एटम कॉपर का बन जाएगा और ये कॉपर इकट्ठा होगा, ये सारा वहाँ पे कैथोड पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जो सल्फेट के आयंस हैं वो जाएंगे इसके जो उनका नेगेटिव आयंस हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर जाएंगे और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो है वो भी कॉपर का बना हुआ है। तो वहाँ से ये कॉपर के आयन को लेकर उनके साथ रिएक्शन करेंगे और दोबारा से कॉपर सल्फेट बन जाएगा। इसका मतलब है कि जितना कॉपर जो है कॉपर आयन जो है वो कॉपर के न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो उतना ही कॉपर जो है वो कैथोड से निकल के सल्फेट के साथ रिएक्शन करके तो कॉपर सल्फेट बना रहा है। तो कॉपर सल्फेट की जो डेंसिटी है वाटर के अंदर उसमें कोई कमी नहीं आएगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो कांस्टेंट रहेगी, अनअल्टर्ड रहेगी, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल है, ये सारा जो प्रोसेस हमने पढ़ा है, ये क्या चीज़ है कि इलेक्ट्रोलिसिस है, ठीक है, जो केमिकल सॉल्यूशंस के अंदर करंट पास करवाने से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और इसी प्रिंसिपल की मदद से हम डिफरेंट जो हमारे जैसे ऑर्नामेंट्स होते हैं, जेवरात होते हैं, उनके ऊपर हम जो महंगे मेटल्स होती हैं जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, उसकी अपने प्लेटिंग करनी होती है, ठीक है। तो उनकी इसी प्रिंसिपल की मदद से हम उनके ऊपर प्लेटिंग करते हैं। जैसे यहाँ पे कॉपर इकट्ठा हो रहा है, जो कैथोड है उसके ऊपर कॉपर इकट्ठा हो रहा है, तो कॉपर जो है यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई ऑर्नामेंट या जेवर पड़े हुए हों तो उनके ऊपर हम कॉपर की या सिल्वर की या गोल्ड की कोटिंग जो है वो कर सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे कॉपर इकट्ठा हो रहा है वैसे वैसे ही इसकी प्लेटिंग जो है वो हो जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है, आपको आई थिंक ये काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि कितना जो है वो किस तरीके से इसमें होता है, प्रोड्यूस होते हैं, क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा इसमें एक और इफेक्ट भी है, ठीक है, जिसे हम इसमें हीटिंग इफेक्ट हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट हो गया, केमिकल इफेक्ट हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आई थिंक इसको आप अच्छी तरह कर लें। तो मज़ीद जो हम इसकी ज़्यादा तफसील जो है वो हम पढ़ेंगे आगे जाके बड़ी क्लासेस में। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसको आप बार बार बुक से पढ़ें, इसको लेक्चर को सुनें ताकि आपको एक एक पॉइंट जो है क्लियर हो जाए, इसको आप तैयार करें। और जो स्टूडेंट्स नए हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम लेक्चर सुना है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, इसको लाइक करें, तो ताकि आपके फ्रेंड्स जो हैं वो भी इससे फ़ायदा उठाएँ, ठीक है स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।